नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया। शोपियां जिले में मल्होरा गांव में कल शाम एक और आतंकवादी मारा गया। इसके साथ ही अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मल्होरा गांव में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने तलाश अभियान चलाया था। संयुक्त दल के संदिग्ध स्थान पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए। दोनों की पहचान की जा रही है। घटनास्थल से एक AK राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक इलाके में तलाश अभियान जारी था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान के घोर प्रांत के क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय पर अंधाधुंध हमला किए जाने की कड़ी निंदा की है। रविवार के दिन पश्चिमी प्रांत घोर में क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाते हुए एक कार बम द्वारा हमला किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 13 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सोमवार को महासचिव के प्रवक्ता द्वारा इस संदर्भ में एक वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें श्री गुतेरेस ने मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ऐसे क्षेत्र में हमला किए जाने की कड़ी निंदा की, जहां अधिक संख्या में आम नागरिकों की मौजूदगी होती है। प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार और लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबद्ध है। मौजूदा वित्त वर्ष के पिछले 5 महीनों में भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है। भारत का कृषि निर्यात कोरोना महामारी के दौर की गिरावट के असर से उबर गया है। वित्त वर्ष 2020-2021 के पहले 5 महीनों अप्रैल से अगस्त के दौरान 53,000 करोड़ रुपए मूल्य के प्रमुख कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें 14.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल से अगस्त की अवधि में किसानों को चावल, गेहूं और चीनी के अधिक निर्यात से लाभ हुआ। इस दौरान बासमती चावल के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.2% की वृद्धि हुई, जबकि गैर बासमती चावल का निर्यात मूल्य 91.3% बढ़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया के 184 देश कोवैक्स अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयस ने कहा कि दुनिया के 184 देश कोवैक्स अभियान का हिस्सा बने हैं। जिनेवा में कल कोविड-19 के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड के टीके का सभी संपन्न और कम संपन्न देशों में समान रूप से वितरण करना है। संगठन के महानिदेशक ने कहा कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारों के लिए ये जरूरी है कि वे इस संक्रमण को रोकने के सभी प्रयास करें, ताकि लोगों के जीवन और उनके रोजगार को बचाया जा सके। श्री टेड्रोस का कहना था कि सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना, भीड़-भाड़ से दूर रहना और खिड़कियों को खुला रखना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका हम सभी को बहुत ध्यान के साथ पालन करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस नई प्रक्रिया से स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत देश के उद्योग जगत को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की गतिविधियों में और अधिक भाग लेने का अवसर मिलेगा। ट्वीट में आगे कहा गया है कि इससे रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि स्वदेशी रक्षा उद्योग को डिजाइन और विकास गतिविधियों में भाग लेने का अधिक अवसर मिले। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्रिटेन और निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार के विभिन्न अवसरों का लाभ लेने के लिए ब्रिटेन और निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दो गतिशील लोकतांत्रिक देशों भारत और ब्रिटेन के बीच एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले व्यावसायिक संबंध हैं और दोनों देश पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कोविड काल के बाद नया परिदृश्य उभरेगा, जिसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य कई क्षेत्रों में प्रगति के नए अवसर खुलेंगे और ये भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए लाभकारी होगा। भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा कि मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल के लिए एक विशिष्ट अवसर है। उन्होंने कहा कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरे भरोसे और साझा सुरक्षा हितों के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। वार्षिक नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 इस वर्ष बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित किए जाने की आशा है। इस बार कोविड महामारी को देखते हुए अभ्यास के दौरान नौसेनाओं के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाएगी। इस अभ्यास से भागीदार देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड वैक्सीन विकास में सबसे अगली पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि देश में 30 से ज्यादा वैक्सीन विकसित की जा रही हैं और इनमें से 3 अग्रिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि रोग प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के साथ इस डिजिटल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जन सहयोग से कोविड मृत्यु दर काफी नीचे रखने में सफल रहा है। नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आरंभिक मतदान फ्लोरिडा में शुरू हो चुका है। प्रचार अभियान के लिए अभी 2 सप्ताह बाकी हैं, लेकिन 2,28,00,000 अमेरिकी पहले ही अपना मतदान कर चुके हैं। फ्लोरिडा में जीत राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही है। अगर वे इस दक्षिण प्रांत में हार जाते हैं तो उनकी जीत की संभावना बहुत कम रह जाएगी। इस बीच जो बाइडेन और ट्रंप टेनेसी में नैशविले में बृहस्पतिवार को अंतिम बार बहस में हिस्सा लेंगे। डिजिटल नवाचार से सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग ने अमेज़न वेब सर्विसेज के सहयोग से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। यह केंद्र अमेज़न वेब सर्विसेज के वैश्विक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिससे सरकारी एजेंसियों, मुनाफे के उद्देश्य से काम न करने वाले संगठनों और शिक्षा संस्थाओं को चुनौतियों से एक साथ मिलकर निपटने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें डिजाइन संबंधी परिकल्पना, नए विचारों और टेक्नोलॉजी संबंधी विशेषज्ञता से चुनौतियों का समाधान खोजा जाता है। अटल नव प्रवर्तन मिशन के निदेशक आर रमणन ने कहा है कि नीति आयोग को इस प्रयास में अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ मिलकर काम करने से बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्टार्टअप्स और नई खोज करने वाली नवोदित प्रतिभाओं को भी बड़ी मदद मिलेगी और वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स की उभरती ब्लॉकचेन का फायदा उठाकर नए डिजिटल आविष्कार कर सकेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है।
सामयिक वार्ता में आज विषय है दोस्तों, पाकिस्तान रहेगा ग्रे लिस्ट में। आलेख अशोक खांडू का है और स्वर मुनीश शर्मा का। पाकिस्तान को पूरा विश्वास है कि वो पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATF की इसी सप्ताह होने वाली पूर्ण बैठक में ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। आतंक फैलाने के लिए धन का अवैध लेन देन करने वाले देशों पर निगाह रखने वाली वित्तीय कार्रवाई दल FATF ने उसे इस सूची में डाला हुआ है। कुछ समय से पाकिस्तान के वित्त मंत्री शाह महमूद कुरैशी सारी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका देश अब इस सूची से निकल आएगा। हाल ही में मुल्तान में एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को वित्तीय मदद न देने के बारे में FATF के निर्देशों का उन्होंने पालन किया है, इसलिए पाकिस्तान जल्द ही सूची से बाहर आ जाएगा। इस संबंध में उन्होंने तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब जैसे अपने सहयोगियों को जानकारी देकर उनका विश्वास पाने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस दिशा में काफी प्रगति होने का दावा भी किया है, लेकिन ऐसी बातों से सच्चाई छिप नहीं सकती। क्या पाकिस्तान ने जो कदम उठाए वो FATF को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं? स्वतंत्र वैश्विक समीक्षा दर्शाती है कि काफी कुछ किया जाना बाकी है। पाकिस्तान ने बेशक लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को गिरफ्तार करके 11 साल के लिए कैद में डाला है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि ज़कीउर रहमान लखवी का उसे कोई अता पता नहीं और जैश मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का भी उसे कोई सुराग नहीं मिला है। कोई भी ये यकीन नहीं कर सकता कि इतने कुख्यात आतंकी पाकिस्तान में यूं गायब हो जाएंगे। साफ तौर पर उन्हें बचाने का प्रयास है। इसके अलावा अलकायदा और हक्कानी गुटों से जुड़े आतंकियों को भी दंडित नहीं किया गया है, जबकि ये गुट संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी गुटों की श्रेणी में डाले गए हैं। कोई नहीं जानता कि उन 6,500 आतंकियों का क्या हुआ जिन्हें इसी साल मई में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक दल ने सूचीबद्ध किया था। पाकिस्तान ने अपने आतंक निरोधक कानून के तहत इनमें से 4,000 को तो बाहर ही कर दिया। जिन्हें दंडित किया उन पर भी हल्के आरोप लगाए गए और कुछ दिन के जेल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को 2010 में अमेरिका ने आतंकी घोषित करते हुए उसके सर पर 20 लाख का इनाम रखा था। उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाकर एक आतंक निरोधी अदालत ने महज 18 माह जेल की सजा सुनाई, जिसे बाद में लाहौर की अदालत ने रद्द भी कर दिया। आतंकियों के विरुद्ध मामले इतने हल्के दायर किए जाते हैं कि 196 को तो पिछले साल अदालत के आदेश से ही बरी कर दिया गया था। पाकिस्तान में संसद के संयुक्त सत्र में पिछले माह पाकिस्तान सरकार ने 3 आतंक निरोधक कानून पारित किए। देखना यह है कि ये कितने असरदार होते हैं। पाकिस्तान में आतंक निरोधी कानूनों की कोई कमी नहीं है, मसला है उन्हें लागू करने की नीयत का। हाल ही में FATF के एशिया प्रशांत ग्रुप ने एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि जिन 40 बातों पर कार्रवाई की जरूरत थी उन पर पाकिस्तान की हालत वही रही जो पिछले साल थी। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को धन संबंधी मदद देने के मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उसने करके दिखाई नहीं, और इसलिए उससे कहा जाएगा कि वो फिर से ऐसे प्रमाण दे जिससे लगे कि उसकी मंशा साफ है। अब पाकिस्तान को FATF के 39 में से कम 3 सदस्य देशों का समर्थन तो चाहिए, वरना वो काली सूची में चला जाएगा या कहें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री इमरान खान के मुताबिक ऐसा होते ही पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए उसे कम से कम 12 सदस्य देशों का समर्थन मिलना चाहिए। चीन, तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान के साथ हैं, इसलिए वो इस ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। अन्य देशों का समर्थन जुटाना उसके लिए आसान नहीं लगता। मतलब यह है कुल मिलाकर कि उसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशिया विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहयोग तो मिलेगा नहीं और उसकी आर्थिक सेहत लचर होती जाएगी। पाकिस्तान के लिए दीवार पर लिखी इबारत स्पष्ट है, यदि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहता है तो उसे आतंकियों के विरुद्ध गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करनी ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खुश करने के लिए धोखा देने से तो बात बनेगी नहीं। ये था सामयिक वार्ता में हमारा आज का अंक।
सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। फिर मिलेंगे एक नया अंक लेकर सामयिक वार्ता का। नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। कोरोना से जंग में भारत ने किया कमाल, अपने अनुभव के दम पर अन्य देशों को महामारी से निपटने की राह दिखाने को तैयार। वैश्विक सम्मेलन ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री के दृढ़ विश्वास को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्द प्रकाशित किए हैं। कोरोना वैक्सीन के अगले चरण में देश लॉकडाउन से संभले हालात। नवभारत टाइम्स ने बताया है, देश में एक दिन में संक्रमण से 579 मौतें, 3 महीने में सबसे कम। अमर उजाला की सुर्खी है, चीन का विरोध दरकिनार, मालाबार अभ्यास से जुड़ा ऑस्ट्रेलिया, बंगाल की खाड़ी अरब सागर में ताकत दिखाएंगे क्वाड देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लद्दाख सीमा में पकड़े गए चीनी सैनिक की खबर जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर ने तहजीब शीर्षक से लिखा है, हमारी सेना ने किया इलाज, गर्म कपड़े देकर जान बचाई। पत्र के अनुसार चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसे, अपने याक को लेने आया था। राष्ट्रीय सहारा ने बताया है, मानवीय आधार पर सैनिक को सौंपने का फैसला। हिंदुस्तान ने सहूलियत शीर्षक से लिखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के विद्यार्थी भी अब प्रथम वर्ष की पढ़ाई के बाद रेगुलर कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे। हिंदुस्तान ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, पश्चिम बंगाल में इस वर्ष दुर्गा पूजा में आम लोगों को पंडालों में प्रवेश नहीं। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान सामुदायिक संक्रमण शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि भारत में केंद्र सरकार ने अंततः कम्युनिटी ट्रांसमिशन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। सरकार का कहना है कि पूरे देश में नहीं, पर कुछ जिलों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति है। वैसे ये विवाद पुराना है। जून की शुरुआत में ही दिल्ली में ये बात सामने आ गई थी कि कोरोना के 50% से ज्यादा मामलों में स्रोत का पता नहीं चल रहा है। दिल्ली सरकार ने तब एक तरह से कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की घोषणा कर दी थी, लेकिन कायदे से ये काम केंद्र सरकार का है और केंद्र ने तब इससे इनकार कर दिया था। अब इस मोड़ पर आंशिक रूप से सामुदायिक संक्रमण को स्वीकार करने का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। कोरोना का डर, खतरा भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसका फैलाव इतना बढ़ गया है कि ज्यादातर मामलों में स्रोत का पता लगाना अब आसान नहीं। अब कोई अगर ये माने कि संक्रमण केवल बाहर से आने वालों को या बाहर से आने वालों से हो रहा है, तो शायद स्वीकार करने में दिक्कत आएगी। दिल्ली सरकार के बाद केरल और हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सामुदायिक संक्रमण को माना है। शायद इसी दबाव में केंद्र सरकार को भी आंशिक रूप से मानना पड़ा है। हालांकि इस सच को पूरी तरह से स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। हिंदी दैनिक पंजाब केसरी कानून व्यवस्था और राज्य शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि संविधान निर्माताओं ने जब कानून व्यवस्था को राज्यों का विशिष्ट अधिकार बताया तो लक्ष्य बहुत स्पष्ट था कि प्रत्येक प्रदेश की चुनी हुई सरकार सर्वप्रथम अपने लोगों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान कराकर उन्हें निर्भय होकर अपनी प्रजातांत्रिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए प्रेरित करे। समाज में सौहार्द व भाईचारा बनाए रखकर ही ये जिम्मेदारी पूरी की जा सकती थी। अतः स्वतंत्र भारत में पुलिस की भूमिका में बदलाव किया गया और ये जनता की सेवक बताई गई और इसे पब्लिक सर्वेंट कहा गया। अतः इसकी प्रतिबद्धता संविधान या कानून के प्रति तय की गई। अंग्रेजी शासन के दौरान काम करने वाली पुलिस के चरित्र में ये आधारभूत बदलाव था, जिसकी जिम्मेदारी केवल सत्ता पर काबिज अंग्रेज हुक्मरानों की हुकूमत कायम रखना था।
आजाद हिंदुस्तान में ये भूमिका बदल दी गई और पुलिस पर कानून का शासन बनाए रखने हेतु कार्य करने की जिम्मेदारी डाली गई। ये व्यवस्था भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश में स्थापित करते हुए स्पष्ट किया कि जनता के शासन में पुलिस भी उसके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होगी, जिससे अपराधी व असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जन सहयोग मिल सके। भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली की संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही हमारे पुरखों ने ये रास्ता बनाया और सुनिश्चित किया कि चुनी हुई राज्य सरकारें हर परिस्थिति में उनके द्वारा तय किए गए प्रावधानों का पालन करते हुए अपने अपने राज्यों में लोगों को सुरक्षा का वातावरण दें। परंतु आज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल तक जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर कई प्रकार की आशंकाएं उठ रही हैं और राज्य सरकारों पर पुलिस को अपने इशारे पर घुमाने के आरोप लग रहे हैं। कई मामलों में राज्यपाल भी इस विवाद में कूद रहे हैं। राज्यपालों की ऐसे मामलों में भूमिका हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट है कि वे रोजाना की प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से गुरेज करें और चुनी हुई सरकारों को अपना कर्तव्य निर्वहन करने दें। परंतु चिंता तब पैदा होती है जब किसी राज्य में अपराध हो जाने पर प्रशासन अपराधी पक्ष का बचाव करने की नीयत प्रकट करता है और पीड़ित पक्ष के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के स्थान पर उसे उत्पीड़न का भय दिखाता है। हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक जागरण सहभागिता जरूरी शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया जाना स्वागत योग्य है। दिल्ली सरकार के युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेड लाइट होने पर वाहन रोकने के साथ ही वाहन चालकों से इंजन बंद कर देने का आह्वान किया था। अब दिल्ली सरकार 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये अभियान चलाएगी। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी।